नमस्कार छात्रों। बीए प्रथम वर्ष पेपर प्रथम के अंतर्गत अपन नवपाषाण काल पढ़ रहे थे। उस नवपाषाण युग की ताम्रयुगीन संस्कृतियों के बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे कि नवपाषाण काल के इसमें ताम्र कांस्य युगीन संस्कृतियाँ कौन कौन से रही है उनके बारे में पढ़ेंगे। ताम्र युगीन जो संस्कृतियाँ थी वो अधिकतर पश्चिमी भारत की क्षेत्र में ही इनका विकास हुआ है। जो वर्तमान के अपन देखते हैं कि पाकिस्तान का क्षेत्र है, सिंधु और बलूचिस्तान के जो प्रदेश आजकल रेगिस्तान और उजाड़ हैं, किसी प्राचीन युग में एक अच्छी उन्नत सभ्यता के अंदर रहे हैं और कुछ हजार वर्ष पूर्व इन प्रदेशों में अच्छी वर्षा होती थी और ये घने और विस्तृत जंगल, हरे भरे जंगलों से भरे हुए थे। इन पर्वतीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में भारत की प्राचीनतम ग्रामीण बस्तियों के बारे में जानकारी अपने को मिलती है। ये बस्तियां अनुमान से ईसा पूर्व 34 सहस्त्राब्दी की होगी, ऐसी अपन कल्पना कर सकते हैं। नवपाषाण युग के गांवों और बस्तियों के जिस प्रकार के अवशेष पश्चिमी एशिया एवं यूरोप में मिले हैं, उसी तरह के ताम्र युग के अवशेष सिंध प्रदेश और बलूचिस्तान में भी मिले हैं। तो पुरातत्ववेताओं के अनुसार पश्चिमी एशिया तथा भारत की इन बस्तियों के बीच अवश्य ही कोई संपर्क रहा होगा। अभी संस्कृतियाँ कौन कौन सी है उनके बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं कवेटा संस्कृति। हालांकि 4 संस्कृतियाँ हैं जो नवपाषाण ताम्रयुगीन संस्कृतियों में आती है और इनका अवशेष पश्चिमी भारत में मिले हैं, सिंध प्रदेश और बलूचिस्तान। कवेटा संस्कृति, अम्बरी नल संस्कृति, कुल्ली संस्कृति और जौब संस्कृति। पहले अध्ययन करते हैं कवेटा संस्कृति। भारत की ताम्र युग की सभ्यताओं में कवेटा सभ्यता सबसे अधिक पुरानी है। ये सभ्यता पोलन दर्रे से 5 ऐसे खेड़े यानी गांव, खेड़े यानी कि गांव या बस्ती या शहर के खंडर, जो खंडर हो जाते हैं फिर ऊंचे उठे हुए टीले नुमे होता है, उनको अपन यहाँ खेड़े कह सकते हैं, वहाँ पर ये मिले हैं। जो इस सभ्यता की जो खंडर हैं, भग्नावशेष हैं, वो सूचित करते हैं। इनमें सबसे बड़े जो खेड़ा है, गांव है, उसका व्यास लगभग 200 गज और ऊंचाई 45 फीट तक है। ये कवेटा के समीप जो खेड़ा है एक प्राचीन बस्ती या छोटे से गांव को सूचित करता है। इस गांव या बस्ती के मकान मिट्टी अथवा मिट्टी की ईंटों के बने हुए हैं, किंतु बाद में सब टूट फूट कर पुनः मिट्टी के ढेर में परिवर्तित हो गए। इसलिए बस्ती की बनावट तथा मकानों के आकार प्रकार और मंजिलों आदि के बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि कवेटा के जो 5 खेड़े हैं कवेटा क्षेत्र के आसपास, बोलन दर्रे के पास जो कवेटा खेड़ा है, उसके उत्खनन से बर्तनों के जो अवशेष मिले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बर्तनों पर काले रंग का एक विशेष प्रकार का लेप है। प्राप्त बर्तनों के अवशेषों में अपन देखते हैं कि कटोरे और उपली किस्म के बर्तन मिले हैं। इससे अपन यह मान सकते हैं कि ये बर्तन आग में पकाए गए हैं। कुछ बर्तनों का रंग हल्का गुलाबी है तो कुछ अधिक पकाए गए बर्तनों का रंग हरापन लिए हुए हैं। इस संस्कृति के बारे में इससे अधिक कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है। टूटे फूटे बर्तन मिलते हैं। यहाँ के लोग बस्तियों में रहते थे, मकानों का निर्माण करते थे, कृषि और पशुपालन द्वारा अपना निर्वहन यानी जीवन निर्वहन करते थे। अब अपन देखते हैं अम्बरी संस्कृति यानी कि अम्बरी नल संस्कृति। इस सभ्यता के अवशेष सिंध और बलूचिस्तान में बहुत से स्थानों पर प्राप्त हुए हैं, परंतु 3 मुख्य स्थान हैं जिसमें इस सभ्यता का अवशेष मिले। सिंध में अम्बरी नामक स्थान और बलूचिस्तान में नल और सुंदूर नामक स्थान, यानी कि इस कारण इस सभ्यता का नाम अम्बरी नल संस्कृति, यानी कि जिस जगह से पहली बार कोई उत्खनन कार्य होता है उसका अवशेष मिलते हैं तो उस सभ्यता का नाम उसी आधार पर कर दिया जाता है। तो सिंध क्षेत्र के अंदर अम्बरी नामक स्थान पर और बलूचिस्तान में
नल नुंदर नामक स्थान पर उत्खनन कार्य हुआ है, इसलिए ये संस्कृति क्या होगी, अमरी नल संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है। इस क्षेत्र में भी खेड़े के अवशेष मिले। खेड़ा, खेड़ा यानी गांव या बस्ती। सिंधु के बंदनी नामक स्थान का जो खेड़ा है वो भी काफ़ी बड़ा है, हालांकि इसके 3 ही मुख्य खेड़े हैं। इन बस्तियों का जो औसत क्षेत्रफल 2 एकड़ से कुछ ही कम रहा है। अमरी नल सभ्यता की कुछ बस्तियां बड़े आकार की रही हैं, परंतु अधिकांश बस्तियां जो कवेटा संस्कृति की जो बस्तियों की भांति छोटे आकार की रही है। बस्ती के अधिकांश मकानों के निर्माण में भी इसी प्रकार की जो कच्ची मिट्टी की ईंटें मिलती हैं ना, उसी तरह की ईंटें मिली है। इन ईंटों का जो लगभग आकार है वो 21 इंच लंबा, 10 इंच चौड़ा और 4 इंच ऊंचाई की जो ईंटें हैं। नल नामक स्थान से जो कब्रें मिली हैं उनके निर्माण में भी इसी ढंग की ईंटें का प्रयोग हुआ है। वैसे इस सभ्यता में एक मकान ऐसा भी था जिसमें दरवाजे के पास कोने में एक स्नानागार भी बना था और छत पर जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ भी थी। यहाँ के मकानों में खिड़कियाँ भी थी, तो कहीं कहीं मकानों में तह खाने भी थे। एक मकान से दूसरे मकान के बीच एक गली छोड़ी जाती थी। इसकी चौड़ाई लगभग 8 या 9 फीट के आसपास थी। अमरी नल सभ्यता के खेड़ों की खुदाई द्वारा कुछ स्थानों पर कब्रिस्तान के अवशेष भी मिले हैं। एक खेड़े के कब्रिस्तान से लगभग 100 अस्थि पंजर मिले। इतनी बड़ी संख्या में अस्थि पंजरों की मिलना अपन को यह संकेत देते हैं कि यह बस्ती बहुत ही बड़ी रही है, और अनुमान भी लगा सकते हैं कि यह बस्ती दीर्घ काल तक आबाद रही होगी। इन कब्रों से ये भी पता लगा सकते हैं कि इस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को दफनाते थे और उनके लिए विधिवत कब्रों का निर्माण किया जाता था। अमरी नल सभ्यता के जो भग्ना अवशेष हैं उसमें बर्तन के टुकड़े भी मिले हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन बर्तनों की शैली अनोखी थी। ये बर्तन सुंदर, सुडौल व परिष्कृत हैं। बर्तन बढ़िया और अच्छी तरह गूंदी हुई मिट्टी से बनाए गए हैं। अमरी नल सभ्यता के विभिन्न स्थलों की खुदाई से प्राप्त अवशेषों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सभ्यता के लोग धातु का प्रयोग भी भली भांति जानते थे। नल के कब्रिस्तान से बहुत बड़ी संख्या में हथियार उपलब्ध हुए हैं। इनमें 3 चपटी कुल्हाड़ियाँ प्रमुख हैं। इनकी काटने वाली धारें ढलवा नहीं थी और हत्ते यानी शुंडाकार, गौदा मुका यानी शुंडाकार है। अन्य हथियारों में चाकू, सीधे पासर वाले और करोती आकार के उपकरण मिले हैं। नल खेड़े से एक कब्रिस्तान में एक शेर खड़ी की बनी मुद्रा भी मिली है, जिस पर एक गिद्ध का चित्रांकन हुआ है। जो ये गिद्ध इसी तरह चित्रांकन किया हुआ जैसे सांप पर अपना एक पंजा जमाए हुए दिखाया गया है। इसके पास एक तांबे की मुद्रा भी मिली है। तो अब अपन देखते हैं कुली संस्कृति। कुली संस्कृति दक्षिणी बलूचिस्तान के कोलवा प्रदेश में कुली तथा आसपास के स्थलों की खुदाई से जो अवशेष मिले हैं वो कुली संस्कृति के नाम से जाना जाता है। यानी कि दक्षिणी बलूचिस्तान के कोलवा जो प्रदेश है उसमें कुली ग्राम यानी खेड़ा के आसपास के जहाँ से जो अवशेष मिले हैं, इसी कारण इसको कुली संस्कृति के नाम से जानते हैं। इस संस्कृति का अवशेष भी खेड़ों यानी ग्राम के रूप में मिले हैं। इन खेड़ों में कुल्ली का खेड़ा और मही का खेड़ा विशेष महत्वपूर्ण है, यानी कि उल्लेखनीय है। इन बस्तियों में मकान बनाने के लिए पत्थरों का भी प्रयोग होता था। पत्थरों को परस्पर जोड़ने के लिए मिट्टी के गारे का प्रयोग किया जाता था। कहीं कहीं पर मकानों के निर्माण के लिए मिट्टी की कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया। इन ईंटों का आकार लगभग 19 × 10 × 3 इंच यानी 19 इंच लंबा, 10 इंच चौड़ा और 3 इंच मोटा आकार की ईंटें सामान्यतः एक औसत आकार यही था। कुली सभ्यता के स्थानों में कब्रिस्तानों के भी अवशेष मिले हैं। कुछ कब्रिस्तानों में अस्थियों को बर्तनों में रखकर दफनाया गया था, तो कहीं पर उन्हें सीधे ज़मीन में दफना दिया गया था। कब्रों से बर्तन, मिट्टी की आकृतियाँ और तांबे की वस्तुएं भी मिली हैं। कुली संस्कृति के लोग बहुत सारे बर्तन यानी कि प्यालियाँ, गोल,
चस्क, लघु आधार के फ्लास्क, बोतलनुमा बर्तन, चौड़े प्याले, सीधे भुजों वाले प्याले आदि के बारे में जानते थे, क्योंकि इन कब्रिस्तानों से और इनके जो खंडर हैं उनमें से ये इस तरह के औजार मिले हैं। कुली संस्कृति के अवशेषों में मिट्टी से बनी पशुओं और क्षत्रियों की बहुत सी लघु मूर्तियाँ मिली हैं। देखो, पशुओं की और क्षत्रियों की छोटी छोटी मूर्तियाँ भी वहाँ से मिली है जो मिट्टी की बनी हुई है। पशुओं की मूर्तियाँ भी चित्रित की गई हैं, क्षत्रियों की मूर्तियाँ चित्रित नहीं है, केवल बनाई गई है, लेकिन जो चित्रांकन हुआ केवल पशुओं की मूर्तियों का हुआ। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि मूर्तियाँ बच्चों के खिलौने थी। जहाँ तक शत्रुओं की मूर्तियों का सवाल है, उनमें केवल कमर के ऊपर का हिस्सा बनाया गया और हाथ कमर पर रखे हुए दिखाया गया। यद्यपि मूर्तियों के चेहरे पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, परंतु केश संरचना, आभूषणों की ओर विशेष ध्यान दिया गया। आभूषणों में भी चूड़ियों और हारों की प्रधानता ही देखने को मिलती है। इससे संभवतः ये मूर्तियाँ देवियों की रही होगी। कुली संस्कृति के मही स्थल यानी मही का जो खेड़ा है, उसका एक कब्रिस्तान से तांबे के अनेक उपकरण मिले, जिनमें तांबे का बना हुआ एक दर्पण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यानी कि कुली संस्कृति के मही का जो खेड़ा है, उसकी कब्रिस्तान से एक तांबे का बना हुआ दर्पण मिला है। दर्पण वर्तुलाकार का है और इसका व्यास 5 इंच है। दर्पण के हत्थे को क्षत्रिय आकृति के समान बनाया गया है। इनके हाथ और छातियाँ बड़े सुंदर रूप से बनाई गई हैं। दर्पण में मुँह देखने वाले क्षत्रिय का सिर उस आकृति को पूरा कर देता होगा। इस प्रकार की सुंदर श्रृंगार की वास्तु प्राच्य जगत की अन्य किसी प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों में नहीं मिलती है। माही के कब्रिस्तान में दर्पणों के साथ तांबे के पिन और तांबे के कड़े भी मिले। इस तरह अपन देखते हैं कि ये मही का जो खेड़ा है, कुली संस्कृति के लिए का जो अवशेष मिले हैं, उससे अपनी ये दर्पण विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है। अब अपन देखते हैं जोब संस्कृति। उत्तरी बलूचिस्तान में जोब नदी की घाटी में पिसिन लोरा क्षेत्र में अनेक खेड़े मिले हैं। यानी कि जोब नदी जो है उसके पास के जो जितने भी स्थान खेड़े हैं, रणगुंडाई का खेड़ा, सूर जंगल का खेड़ा, मुगल गंडाई के खेड़े, प्रियानो गुंडाई के खेड़े, जोब नदी की घाटी में के अंदर ये जो खेड़े हैं, यहाँ से जो अवशेष मिले हैं उससे जोब सभ्यता के अवशेष मिले हैं। रेणुगुंडाई का खेड़ा सबसे अधिक उल्लेखनीय है। ये खेड़ा 40 फीट ऊंचा है और इसकी विविध स्तूपों में जोब सभ्यता के अवशेष की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। जोब सभ्यता के अवशेषों में पशुओं और क्षत्रियों की बहुत सी मूर्तियाँ मिली हैं। कुब्बड़दार बैलों की मूर्तियाँ अधिक संख्या में जोब सभ्यता में मिली हैं। एक स्थान पर घोड़े की भी एक मूर्ति मिली है और एक स्थान पर घोड़े के दांत मिले हैं। कुली सभ्यता में घोड़े की मूर्ति अथवा उसका कोई अवशेष नहीं मिला है, जबकि जोब सभ्यता के अंदर यहाँ पर घोड़े के एक मूर्ति के अवशेष मिलते हैं। जोब सभ्यता के अवशेषों में चकमक के फलक, चकमक के कांटे, पत्ती की आकृति के बाणों के फलक, अनेक प्रकार की गुरियाँ, तांबे की छड़, अंगूठियाँ, तांबे के प्याले आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तो उपयुक्त अवशेषों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जोब सभ्यता के लोग तांबे का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। इस तरह अपन आज नवपाषाण ताम्रयुगीन संस्कृतियों में कवेटा संस्कृति, अम्ब्रेनल संस्कृति, कुली संस्कृति और जोब संस्कृति के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद छात्रों।